हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब आज हम पढ़ाने जा रहे हैं और काफी इजी और तुम्हारे लैंग्वेज में हम बताने जा रहे हैं मेरे शेर बच्चे। तो सारे जितने भी वीडियो इससे पहले आया है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो बच्चे न्यू अगर इस चैनल से जुड़े हुए हो तो घबराने की बात नहीं है। सारा लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा बाबू? प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैनल के तो उसमें इंग्लिश ग्रामर का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारा कंटेंट जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंटेंट है वो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। और जैसा कि बाबू यहाँ पर तुम्हारा ये एप्लीकेशन है, अगर आप लोग न्यू भी हो, न्यू बच्चे जो जुड़े हो इस चैनल से, तो अगर अल्फा इंग्लिश एकेडमी प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां पर अल्फा इंग्लिश एकेडमी अगर टाइप करोगे और इस चैनल को अगर इंस्टॉल करोगे तो क्या क्या कंटेंट तुमको मिलेगा? बिहार बोर्ड इंग्लिश ग्रामर प्लस लिटरेचर, स्पोकन का सारा कंटेंट और कंपटीशन वाला जो बच्चे लोग होते हैं, आपको घबराना नहीं है। सारा टॉपिक आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा और सारे जो भी टॉपिक है बाबू एकदम सिंपल लैंग्वेज और इजी और सरल लैंग्वेज में बताया गया। तो जितना भी हो सके मेरे शेर बच्चे इस चैनल को शेयर कीजिए और इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए, जिससे जो बच्चे को प्रॉब्लम होता है ग्रामर में उसका प्रॉब्लम खत्म होगा। और इस चैनल में अगर डिस्क्रिप्शन पे जाओगे टेलीग्राम वाले ग्रुप में, यहाँ पे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड पर अगर स्कैन करोगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक पे चले जाओगे। तो जो भी पीडीएफ हो गया और जो भी नोटिफिकेशन कब क्लास होगा एप्लीकेशन पर और चैनल पर, तो वो सारे चीजें तुमको पता चलेगा। तो चलते हैं बच्चे लोग, आज जो टॉपिक है मेरे शेर बच्चे किस चीज का है? वर्ब टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे को वर्ब टॉपिक में क्रिया में प्रॉब्लम होता है। तो आज के बाद जो बच्चे इस लेक्चर को पूरा देखोगे, अंत तक देखोगे, फायदे में रहोगे। आज के बाद आपको वर्ब फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ब का आज लेक्चर फर्स्ट है बाबू। क्या वर्ब होता है उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए, वर्ब जो होता है मेरे शेर बच्चे, आप हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया कहने का मतलब है मेरे शेर बच्चे, अपने सरल लैंग्वेज में समझते हैं, काम करने का पता चले, काम करने का पता चले। जिससे क्या पता चलेगा मेरे शेर बच्चे? काम करना। जैसे हंसना, गाना, रोना, ईट, प्ले, वर्क, ये जो भी है यहाँ पर, ये सब क्या है मेरे शेर बच्चे? ये सब क्रिया है, क्योंकि इससे काम का पता चल रहा है सर। तो सारे चीज को मैं आपके सामने लाकर खोल कर रख दूंगा बाबू। तो सारे टॉपिक को आपको वन बाय वन समझना है। और उसके बाद मेरे शेर बच्चे आपको क्या आज जो टॉपिक होगा, क्या क्या चीज डिस्कस किया जाएगा वो समझिए। वर्ब क्या होता है वो बताया जाएगा। कितने तरह के वर्ब होते हैं। बहुत सारे बच्चे को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रॉब्लम होता है, तो अब आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं सर? जो वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है सर, तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है सर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बाद हम बताएंगे। ऑब्जेक्ट कभी कभी एक वर्ब का दो दो ऑब्जेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में कौन तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसमें क्या होता है? रेगुलर वर्ब होता है और एक क्या होता है? इरेगुलर वर्ब, उसके बारे में बताया जाएगा। वर्ब के फॉर्म, जैसे वर्ब का जो फॉर्म होता है V1 से V5 आपको सिखाया जाएगा। जैसे गो का वेंट होता है V2, गॉन होता है V3, गोइंग होता है V4, गोज होता है V5। जैसे ईट का एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स होता है। तो वर्ब का फॉर्म कैसे V1 से V2 में जाए सर, V3 कैसे बनाए, V4 बनाने का क्या तरीका है, याद कर करके थक गए सर, कोई ट्रिक कोई रूल बताइए। तो सारा चीज बताया जाएगा। तो जो 12th जो बिहार बोर्ड के बच्चे हो और किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, कंपटीशन वाले, स्कूल वाले बच्चे, सारे बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू वर्ब। और वर्ब अच्छे से समझिएगा तो आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इंग्लिश जो बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वर्ब के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। वर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग होता है बाबू, बॉस होता है। बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, इवन यू आर नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेंस। तो चलते हैं, ये सारे टॉपिक को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। और जिसको जिस टॉपिक में, जिस यहाँ पे जितना टॉपिक है जो अभी डिस्कस होगा,
अगर जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो आज के बाद आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं बेटा वर्ब। वर्ब होता क्या है तो अभी बताएं, जिससे काम करने का पता चले। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, सर जी क्या काम कर रहे हैं जी? पढ़ाने का। तुम लोग क्या काम कर रहे हो? सुनने का, समझने का, देखने का। तो ये सारा क्या है? डूइंग वर्ड है। डूइंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एक चीज और आई वुड लाइक टू एड हेयर बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑलरेडी नॉन एंड इट्स टाइप ये डिस्कस हो चुका है। उसके बाद P4 प्रोनॉन, इसको भी बता दिया गया। उसके बाद थर्ड नंबर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ साथ एंड इट्स टाइप। सारा चीज मेरे शेर बच्चे इस चैनल पे आपको मिलेगा। प्रोनॉन और इसका कितने प्रकार का होता है ये सारा चीज ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। अगर जिस बच्चे को चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा इंग्लिश एकेडमी प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन में सारा कंटेंट, सारा लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो और जो उसके साथ साथ कंटेंट के साथ साथ बहुत सारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज है बाबू, डीपीपी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सारा कंटेंट आपको मिलने वाला। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और हर बच्चे तक शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले वर्ब को अगर सिंपल वे में अगर डिफाइन करना है सर, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम क्या बोलेंगे मेरे शेर बच्चे? डूइंग वर्ड्स, जिससे काम का पता चले। जैसे हम बोले सर CAT कैट, ये भी तो एक वर्ड है, लेकिन ये वर्ब है नहीं सर, आप नॉन वाले टॉपिक में बता दिए किसी भी जानवर, वस्तु, चीज का नाम होता है, उसको वर्ब नहीं, उसको संज्ञा कहते हैं। ये वर्ड है लेकिन ये संज्ञा है क्योंकि नाम है सर। अगर हम बोलेंगे बिग कैट, तो सर ये कैट नॉन है सर, और ये नॉन के बारे में विशेषता बता रहा। बिग ये भी वर्ड है लेकिन ये क्या है सर? A4 एडजेक्टिव है सर। ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है कैट के बारे में कि काली है, लंबी है, मोटी है, बड़ी है। तो एडजेक्टिव के बारे में भी बता दिया गया आपको। तो यहां पर ये जो डूइंग वर्ड को, जैसे यहां पर मेरे शेर बच्चे कैट था और यहां पर बिग था, ये वर्ड है लेकिन ये डिस्क्राइबिंग वर्ड था, इसीलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहते हैं। और ये क्या? नेमिंग वर्ड है। दुनिया में किसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, नॉन कहते हैं। लेकिन वर्ब की बात हो रही है तो वर्ब जो होता है डूइंग वर्ड, जिससे काम करने का पता चले। तो हम काम करने का पता चले, जैसे हम यहाँ पे लिखे EAT ईट, READ रीड, PLAY प्ले। तो सर खाना, पढ़ना, खेलना एक तरह का क्रिया है, तो इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे सर। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज। वर्ब जो होता है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो कौन सा काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो काम किया तो क्या किया, उसके बारे में हम बताते हैं। A verb is a word that shows an action or state. एक्शन बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन या एक्शन बताने का जो काम करता है उसी को तो हम सर क्या कहते हैं? वर्ब। और जैसा कि हम बताएं कि जो इंग्लिश में वर्ब जो होता है मेरे शेर बच्चे क्या है? किंग कहलाता है, बॉस कहलाता है। तो वर्ब को हम वन बाय वन हम समझते हैं क्या क्या जो जो चीज वर्ब अभी बताएं काम करने का पता चले, ईट, प्ले, वर्क। उसके बाद ये सारे चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ, वर्ब तो तुमको समझ में आ गया सर, जिससे काम का पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं सर। अब वर्ब को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझने के लिए ये सारा टेबल बनाया गया है कि जिससे मेरे शेर बच्चे को समझ में आए। तो क्या है मेरे शेर बच्चे? एक होता है जिसमें कोई एक्शन होता है, एक जो वर्ब जिसमें एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब, और एक में मेरे शेर बच्चे जिसमें नो एक्शन, जिसमें कोई एक्शन काम का पता नहीं चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब। तो दो तरह का वर्ब होता है, एक डायनेमिक जिसमें एक्शन होता है, काम होता है, और एक स्टेटिव वर्ब जिसमें कोई काम नहीं होता है। और डायनेमिक वर्ब में फिजिकल एक्टिविटी या प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, जैसे गो, कुक्स, ये क्या है? ये तुम्हारा एक्शन वर्ब है। ये तुम्हारा मेरे शेर बच्चे क्या है? एक्शन वर्ब से। इसी को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डायनेमिक वर्ब्स।
इसमें क्या फिजिकल एक्टिविटी या प्रोसेस को बताया जा रहा है। मैं स्कूल जाता हूं, सोहन खाना बनाता है, तो कुक्स और गो ये तुम्हारा एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब। अब यहां आ जाओ, स्टेटिव वर्ब को किसको कहते हैं? नॉन एक्टिव, मतलब जिसमें कोई काम का पता नहीं चलता है, जिसमें क्या बताया जाता है? या तो रिलेशन बताया जाएगा, पोसेशन या स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आई हैव 3 पेन्स, तो यहां पर हैव जो है सर ये वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब नहीं है। यहां पे ये क्या बता रहा है? पोसेशन बता रहा, अधिकार बता रहा। मेरे पास 3 कलमे हैं। सोहन सीम्स सैड, सोहन कैसा दिखता है? काम हो रहा, सोहन हंसता है, खेलता है, दौड़ता है, ये थोड़ी बोल रहे हैं। हम बोल रहे सोहन कैसा दिखता है जी? उदास दिखता है, उसको जाके चॉकलेट या घुमाओ कहीं। तो यहाँ पे सीम्स क्या है मेरे शेर बच्चे? ये भी नो एक्शन वर्ब है, नो एक्शन वर्ब, इसमें कोई काम का पता नहीं चल रहा। आई लाइक मैंगो, यहां पर लाइक इज, ये देखो सीता इज हैप्पी, राम इज इल, तो यहां पर ये सब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब जो होते हैं, रिलेशन, पोसेशन, ये जो भी वर्ब हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और ये जो भी गो है, कुक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। तो वर्ब तुम्हारे पास 2 तरह का होता है, एक एक्शन और एक बिना एक्शन वाला वर्ब। अगर हम यहां पर एक सेंटेंस लिखें, आई टीच यू, आई टीच यू, और एक सेंटेंस लिखे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब हम बोलेंगे, बताओ मेरे शेर बच्चे, यहां पर एम जो है ये वर्ब है, अभी आगे बताएंगे ये कौन सा वर्ब कहलाता है तुम्हारा? ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है सर, जिसमें कोई एक्शन, कोई काम का पता नहीं चलता है। आई एम अ टीचर, तो कोई काम के बारे में थोड़ी बता रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि मैं एक शिक्षक हूं। जैसे बोलेंगे आई हैव 3 कोचिंग सेंटर, तो यहाँ पे हम काम के बारे में थोड़ी बता रहे मेरे पास 3 कोचिंग सेंटर है, मैं 3 कोचिंग सेंटर को चलाता हूं। अगर बोलेंगे आई रन 3 कोचिंग सेंटर, तो यहाँ पे रन एक्शन वर्ब है। लेकिन आई हैव 3 कोचिंग सेंटर, यहाँ पर आई हैव 3 पेन्स, तो यहां पर क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, नो एक्शन वर्ब है। और ये नो एक्शन वर्ब को अभी डिटेल में बताएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो 2 चीज आया तुम्हारे सामने, एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें एक्शन होता है, और एक ऐसा वर्ब होता है मेरे शेर बच्चे जिसमें एक्शन नहीं होता। अब यहां पर देखो, अगला जो टॉपिक है उसमें, अगला जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा जा रहा है? कैन बी यूज। जो मेन वर्ब होता है मेरे शेर बच्चे, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। अभी सारा चीज अभी खोल के रखने वाले हैं, अभी तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है बाबू, अभी ट्रेलर है। तो यहाँ पे कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, सोहन इज कुकिंग फूड, आईएनजी लगा, आईएनजी लगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते। जैसे आई एम लाइकिंग मैंगोज, कभी सुने हो? अगर कोई महान बंदा बोला है तो उसको बोलो बेटा ये सेंटेंस गलत है, आई एम लाइकिंग मैंगोज नहीं होता, आई लाइक मैंगोज होगा। तो यहाँ पे लाइक के साथ आईएनजी नहीं यूज करते, सीम के साथ आईएनजी नहीं, और हैव के साथ आई एम हैविंग 3 कार्स नहीं होता है। तो कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो आपको समझ में आया? जिस एक होता है एक्शन वाला वर्ब और एक होता है नो एक्शन वर्ब। नो एक्शन वर्ब सर सिंपल लैंग्वेज में बता दिए, ऑक्सिलरी वर्ब को, या तुम बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं। नो एक्शन वर्ब, इसमें कोई काम का पता नहीं चलता है। ये टीच था तो इससे काम का पता चला, तो ये डायनेमिक वर्ब हो गया सर। एम है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें नो एक्शन वर्ब। नो एक्शन वर्ब को दूसरे लैंग्वेज में आप स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हो। तो ये स्लाइड में होप्सो की सारा चीज समझ में आया होगा। ऐसे ही समझते हुए आगे बढ़ते बाबू, काफी जो कंटेंट है तुम्हारे सामने काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आज के बाद तुमको वर्ब लगने वाला, और वर्ब में तुमको आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सारे चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। अभी पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। अब यहां पे आ गया मेरे शेर बच्चे टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने तरह के होते हैं तो अभी हम बता दिए, एक एक्शन और विदाउट एक्शन के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब कितना होता है और मेन वर्ब। वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। वही डायनेमिक वर्ब का दूसरा नाम क्या है? मेन वर्ब।
जिससे काम का पता चले। और ये तो थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स होता है बाबू। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेरे शेर बच्चे कितना होता है? हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा 16 होता है। अब हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया जिसको हम कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है सर? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस बनाने में। टेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मोडाल्स में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और एक्टिव से पैसिव बनाने में भी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। और ऐसे इसका कोई फर्दर मीनिंग नहीं होता है। और हेल्पिंग वर्ब का कहां पर यूज होता है? यूज योर कॉमन सेंस। जब सेंटेंस को हमको निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है सर, जैसे आई एम अ टीचर, अब इस सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लेंगे। जैसे बोलेंगे एम आई टीचर, इज दिस व्हाइट बोर्ड? तो बोलोगे नो सर इट्स नॉट व्हाइट बोर्ड। बोलोगे इज दिस इज पैनल। तो यहां पर अगर सेंटेंस जैसे बोलेंगे एम आई टीचर, बोलोगे यस सर यू आर टीचर। जैसे बोलेंगे आई लाइक मैंगो, तो अब इसको क्वेश्चन करने के लिए डू यू लाइक मैंगो। तो क्वेश्चन करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब। एक चीज और, वन मोर थिंग मेरे शेर बच्चे आप जानिए, हेल्पिंग वर्ब का जो मेन काम होता है, एज पर माई नॉलेज, हेल्पिंग वर्ब का जो मेन काम होता है, एक टॉपिक है इस एप्लीकेशन पे भी अगर जाओगे या चैनल में प्लेलिस्ट पे जाओगे मेरे शेर बच्चे, तो हेल्पिंग वर्ब बताया गया है आपको। सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब, और मेरे शेर बच्चे ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस आपके सामने, किसी तरह का सेंटेंस आपको दिखा तो आपको ये चार प्राणी नजर आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हर चीज के बारे में, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे तो अभी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक टॉपिक है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये कोई भी सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस में आपको ये चीज दिखेगा। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं उसमें डिटेल में बताया गया। तो उस अगर लेक्चर को देखोगे, उस वीडियो को देखोगे, तो तुम्हें बहुत सारा सेंटेंस डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं या सुनते हैं, तो वो कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है उसके बारे में आपको आइडिया होगा। तो यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ आइडिया सर जी? तो अगर वो उस तरीके का आइडिया चाहिए तो वो इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैनल के, तो तुमको सारा कंटेंट मिलेगा बाबू। जो चीज देखना, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ग्रामर की किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, रिमूव टू, डिग्री, प्रीपोजिशन, कोई भी ग्रामर का टॉपिक आपको चाहिए, सारा चीज यहां पे मिलेगा बाबू, और आपके लैंग्वेज में। क्योंकि मेरा मुद्दा यहां पर आने का यही है कि बच्चे को बच्चे के लैंग्वेज में पढ़ाओ, जिससे उसको समझ में आए और ऐसे समझे कि वो मेरा बच्चा अगले को पढ़ा दे। तो अगर आप इस तरीके से समझना किसी चीज को चाहते हो, ग्रामर को अच्छे से समझना चाहते हो, तो यू मोस्ट वेलकम। और एक चीज, यू जस्ट प्लीज हेल्प मी बाय शेयरिंग दिस चैनल, राइट? जितने भी बच्चे हैं इंडिया के हर कोने तक इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए। चलिए, अब यहां पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तो हो गया। इस सेंटेंस बताने में, सेंटेंस बनाने में, फ्रेम करने में हेल्प करता है। मुद्दा है हेल्पिंग वर्ब का मेन मेरे शेर बच्चे क्या काम होता है? टाइम बताने में। अगर कोई पूछेगा सर हेल्पिंग वर्ब का मेन काम क्या है, तो टेंस, मोडाल्स या एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो यूज होता है इज, एम आर, वाज, वर का। उसके साथ साथ टाइम बताने में, जैसे प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, यही तीन टाइम में हम सेंटेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, इज, एम, आर। अगर बोला जाए हैज, हैव, ये सब किस में यूज होता है? प्रेजेंट टाइम में। डू, डज जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टाइम में। पास्ट टाइम में मेरे शेर बच्चे वाज और क्या होता है? वर, हैड और क्या होता है? डिड होता है। फ्यूचर में मेरे शेर बच्चे विल बी और क्या होता है? शैल बी। ओके, उसके बाद विल और शैल। ये जो हेल्पिंग वर्ब अभी देखे, ये सब क्या है? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और मेरे शेर बच्चे फ्यूचर। जो भी हम सेंटेंस अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, डोंट यू थिंक सो, आइदर इट विल बी इन प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और ये कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन नहीं होता, नो एक्शन
वाले सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। अब ये वाले जो ब्लॉक है मेरे शेर बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम को बताएगा, ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट टाइम को, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये तुम्हारा किस टाइम को बताएगा, फ्यूचर टाइम को। जैसे हम अगर एक सेंटेंस लिखें, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ओके, आई वॉज पुअर स्टूडेंट। एक सेंटेंस है, आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बिकम अ डॉक्टर या आई शैल बी अ डॉक्टर। अब ये 3 सेंटेंस है मेरे शेर बच्चे। अब यहां पे देखेंगे, अरे ये कौन से टाइम को बताया, जैसे ही तुम्हारा नजर कहां पर है, हेल्पिंग वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब देखना। अरे एम है तो सर ये सेंटेंस कौन से टाइम को बताएगा, प्रेजेंट। सर ये पास्ट है क्योंकि यहां पे वाज हेल्पिंग वर्ब था। सर यहां पर शैल भी है तो ऑब्वियसली सर ये मेरा क्या किस टाइम को बताएगा, फ्यूचर टाइम को बताएगा। ये फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर टाइम को बताएगा, राइट। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये हेल्पिंग वर्ब काम क्या करता है, टाइम बताने में। जैसे बोले डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो अरे हैव नजर आया सर। अगर एक सेंटेंस बोले, जैसे बोले डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, अब ये सेंटेंस है। अब बोलेंगे बताओ दिस सेंटेंस विल बी इन विच टाइम, तो बोलोगे सर ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टाइम में है क्योंकि डू है और हैव है। अगर बोले, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैड 3 डॉल्स, आई हैड 3 डॉल्स, अब यहां पे बोले सर ये जो सेंटेंस है हैड है तो हैड पास्ट टाइम को बता रहा है। अगर बोले आई शैल, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे। यू आर हैप्पी मतलब प्रेजेंट टाइम, यू वर हैप्पी पास्ट टाइम, वर था। यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे, तो यहां पर ये फ्यूचर टाइम है। तो अब कोई भी सेंटेंस तुम्हारे सामने बोलेगा तो बेटा आप बस हेल्पिंग वर्ब देखना, प्रेजेंट, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज है तो प्रेजेंट, वाज, वर, हैड, डिड है तो वो पास्ट, विल बी, शैल बी, विल, शैल है तो वो कौन से टाइम को बताएगा, फ्यूचर टाइम को बताएगा। तो ये कहानी किसका था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या किस चीज में मदद करता, मेनली इसका काम क्या होता है, टाइम बताना, और टेंस बनाने में, मोडाल्स बनाने में, वॉइस बनाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे आई राइट अ लेटर, अब इसको निगेटिव बनाना है तो बेटा हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव, डू आई राइट अ लेटर। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जनरली होता कितना है, 16। अब समझते हैं एक प्राइमरी में क्या क्या आता है मेरे शेर बच्चे। प्राइमरी में आपका क्या क्या आएगा, 3 जो बी, डू और हैव। अभी जस्ट बताए ना, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, इसको बी में आता है। अब डू, हैव, उसके बाद 10 मोडाल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। ये जो 10 मोडाल्स है, ऐसे जनरली 13 मोडाल्स होता है। और एक चीज बताया जाए, एम फॉर मोडाल्स टॉपिक मेरे शेर बच्चे रिसेंटली हम दोबारा पढ़ाए हैं इस चैनल पर, तो वो मोडाल्स देखोगे तो उसमें सारा चीज यूजेस बताए हैं कि कैन भैया जी को कब यूज करते हैं, कुड को कब यूज करते हैं, मे, माइट का यूज कहां पे होता है। जैसे कैन का यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, ये एबिलिटी है, आई कैन टीच यू। अब जब किसी को हम परमिशन देते हैं, कैन, यू कैन सीट हियर, तुम यहां बैठ सकते हो। यू कैन राइट समथिंग ऑन स्क्रीन, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन राइट समथिंग ऑन स्क्रीन मतलब तुम कुछ स्क्रीन पर लिख सकते हो। यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। तो परमिशन देने के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। प्रेजेंट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। मे का कब यूज करते हैं, जब परमिशन लेना होता है। तो इस तरीके से जितना भी 13 मोडाल्स है उसके बारे में मोडाल्स टॉपिक में कवर किया गया। तो यहाँ पे मोडाल्स भी किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है, मेन वर्ब में नहीं आता। अब वो 13 जैसे मोडाल्स होता है मेरे शेर बच्चे, उसमें 10 जो मोडाल्स है, कैन का पास्ट, कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड। अब बच्चे को एक चीज, ये इस चीज का भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता, माइट जो है, माइट का जन्म कैसे हुआ बाबू, मे से बना माइट। मे प्रेजेंट टाइम के लिए, माइट पास्ट। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। उसी तरह विल का वुड और शैल का शुड। और कुछ 3 मोडाल्स मतलब 3 मोडाल्स जो होते हैं, मस्ट और टू, सॉरी, नीड, डेयर, यूज टू, ये 3 जो मोडाल्स है ये सेमी मोडाल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो यहां पे समझो 10 जो मोडाल्स है,
और यहाँ पे 13 मोडाल्स में 10 मोडाल्स में 13 मोडाल्स में 3 मोडाल्स जो है वो सेमी मोडाल्स की तरह एक्ट करेगा। सेमी मोडाल्स मतलब कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करेगा, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी फंक्शन करेगा, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ, मेन वर्ब जो होता है 1000 से भी ज्यादा, इसका कोई काउंट नहीं है बाबू, इसको आपको याद करना। अब ये इससे क्या पता चलता है, एक्शन पता चलेगा या स्टेट पता चलेगा। हैव देयर ओन मीनिंग, इसका अपना कोई मीनिंग होता है। अब यहां पर मेन वर्ब ही का मेरे शेर बच्चे, मेन वर्ब को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव जिसमें जो सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का पूरा हो जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अभी बताएंगे क्या होता है, ट्रांजिटिव का कहानी क्या है और इंट्रांजिटिव का कहानी क्या है अभी बताएंगे। बस इतना समझिए, ट्रांजिटिव वैसे वर्ब को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वैसे वर्ब को जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ही किल्ड अ टाइगर, तो अ टाइगर मेरे शेर बच्चे क्या है, मेरा ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। ही डाइड ऑब्जेक्ट है नहीं है सर, तो ये ट्रांजिटिव और ये इंट्रांजिटिव। तो समझ में आया, 2 तरह के वर्ब, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब। अब आते हैं मेरे शेर बच्चे मेन वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेन वर्ब क्या होता है, कब हम मेन वर्ब कहेंगे। कभी कभी मेरे शेर बच्चे हेल्पिंग वर्ब को भी मेन वर्ब के तौर पर समझा जाता है। कब होता है वो चीज समझिए, कहीं भी इस तरीके से आपको पढ़ाया और समझाया नहीं गया होगा, तो यहां पे ध्यान से बारीकी को समझना है। वैसा क्रिया जो अकेले या कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ है, मेन वर्ब कहने का मतलब कभी कभी अकेले या हेल्पिंग वर्ब के साथ है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और कुछ मेरे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है उसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखने का और बताने का मकसद यही है कि बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड के भी रहते हैं, बिहार बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, राजस्थान बोर्ड वाले, तो उनको थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ इसीलिए हम क्या कर दिए, हिंदी में भी डिफिनेशन लिख देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो वैसा क्रिया जो कभी कभी अकेले आए या कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद आए या हेल्पिंग वर्ब के साथ आए, वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। अब देखो, अब यहां पर ये जो एम है ना, यहां पर ये एम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, यहां पर एम क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। जब सेंटेंस में कोई एक ही वर्ब रहेगा ना, तो वो वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब एम यहाँ पे मेन वर्ब। अब यहाँ पर ध्यान दो, देना आप क्या बता रहे, यहाँ पे एम भी है और रीडिंग भी है। रीडिंग तुम्हारा क्या होगा, मेन वर्ब हो जाएगा। रीडिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर एम जो होगा, इस कंडीशन में एम तुम्हारा मेरे शेर बच्चे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब होगा। अब यहाँ पे आई लव हर, तो लव तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मेन वर्ब हो गया। लव क्या है, मेन वर्ब। ही विल डू इट, तो डू तुम्हारा क्या हो गया, मेन वर्ब, और विल तुम्हारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जब सेंटेंस में अगर हम लिखें यू आर टीचर, यू आर टीचर, तो यहां पर आर तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलोगे। जब सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, तो वो हेल्पिंग वर्ब फंक्शन कैसे करने लगेगा, मेन वर्ब के तरह। किसके तरह करने लगेगा, मेन वर्ब के तरह करने लगेगा। अगर बोलेंगे यू आर टीचिंग, तो यहां पर मेरे शेर बच्चे यू आर टीचिंग मी, तो यहां पर मेरे शेर बच्चे समझिएगा क्या बताना चाह रहे, यहां पर आर तुम्हारा मेन वर्ब नहीं है, यहां पर आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और ये टीचिंग तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की तरह फंक्शन करेगा। तो समझ में आया आपको, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा, तो वो चाहे हेल्पिंग वर्ब रहे या डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड रहे, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मेन वर्ब हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा वर्ब रहेगा, तो वहां पर जो इज एम आर है वो क्या कंसीडर होगा, वाज वर्ब जो है वो कंसीडर क्या कैसे होगा, तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब की तरह। एक्शन वर्ब जो है वो तुम्हारा कंसीडर कैसे होगा, वो तुम्हारा मेन वर्ब की तरह कंसीडर होगा। जैसे इसमें सिर्फ एम था तो मेन वर्ब,
अब यहाँ पे एम भी था, रीडिंग भी था, तो एक्शन वर्ब जो है वो मेन वर्ब हो गया। और यहाँ पर एम हम हेल्पिंग वर्ब है, और ये एम सेंटेंस बनाने में, टेंस बनाने में हेल्प किया ना जी, आई एम रीडिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो माइंड में रखोगे, जब जैसे यहाँ पे लिखे यू आर टीचर, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है सर, तो ये आर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फंक्शन हो रहा है यहाँ पे मेन वर्ब। यहाँ पर सर मेन वर्ब आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब है, और फंक्शन भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ब आ रहा है। जब एक से ज्यादा वर्ब आएगा तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा सेंटेंस में, तो वो एक्ट कैसे होगा, मेन वर्ब के तरह वो फंक्शन करेगा। चलिए, बच्चे लोग को लगता नहीं इज एम आर वाज वर है ना सर, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। जब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिया, आई वाज टीचर, यू वर, ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे वाज वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फंक्शन मेन वर्ब की तरह करेगा जब अकेले रहेगा। अब आते हैं मेरे शेर बच्चे हेल्पिंग वर्ब। अभी बताएं हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, टेंस को बनाने में, वॉइस को बनाने में, या मॉडल से मूड बना है, मॉडल्स बनाने में, या अब हिंदी में समझिए, जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि का निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, मतलब प्रधान क्रिया मतलब मेन क्रिया की सहायता करती है, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, ही विल गो, शुड, इज, ये जितना भी देखे ये सब क्या है तुम्हारा, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रीडिंग देखो टेंस बनाने में हेल्प कर रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक चीज, किसी बच्चे को T4 टेंस में, अगर यू आर टेंस इन टेंस टॉपिक, तो टेंस वाला लेक्चर तुम देखोगे ना, अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं इस चैनल पर, तो सारा दुख दर्द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, आई टीच यू, यू आर टीचिंग मी, डू यू नो मी, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, जितना भी सेंटेंस बके तुम्हारे सामने, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम पहचान लोगे। अरे आई एम टीचिंग यू, इज एम आर वी फोर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंपल लैंग्वेज में बच्चे बार बार टेंस पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो अगर मेरा वो टेंस वाले लेक्चर देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। कोई भी तुम्हारे सामने सेंटेंस बोल रहा है टेंस का, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही कान तक गया तुम बता दोगे अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तुरंत में बता दोगे। तो एक टेंस का एक लेक्चर नहीं है, टेंस का 2-3 लेक्चर है बाबू। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर टेंस टॉपिक में प्रॉब्लम तो टेंस देख लो, तुम्हारा टेंस का कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पे एम, विल, शुड, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे टेंस बनाने में, टेंस फॉर्म करने में यूज होता है, मूड को बताने के लिए, और एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जैसे अ मैंगो इज इटेन बाय मी, तो देखो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, क्यों, वॉइस बनाने के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये यू शुड डू दिस, यहाँ पर शुड का यूज कैसे किया जा रहा है, मूड कहने का मतलब मॉडल्स, तो इसके लिए मतलब टेंस, वॉइस, मूड के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चलिए बराबर मेरे शेर बच्चे, डन। चलिए अब यहां पर 2 पॉइंट है, नोट नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो, अगर कोई सेंटेंस में बालक क्रिया एक ही है, तो वो क्रिया मेन वर्ब, अभी जो हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि इज एम आर वाज वर्ब भी कभी कभी मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता है, वही को, उसी को चीज को नोट में हम लिख दिए। जब किसी सेंटेंस में एक ही क्रिया होगा, तो उस जो भी क्रिया हो, या मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा, तो वो भी तुम्हारा मेन वर्ब की तरह क्या करेगा, फंक्शन करेगा। जैसे हैव, अभी सेंटेंस में एक ही है ना जी, वर्ब क्रिया एक ही है, तो जो भी क्रिया रहेगा उसको ग्रामेटिशियन चचा बोले कि वो फंक्शन मेन वर्ब की तरह करेगा। ही इज अ बॉय, एक ही है, तो ये फंक्शन कैसे कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। जब किसी सेंटेंस में क्रिया वर्ब एक होगा, तो वो जो भी होगा वही मेरे प्यारे बच्चे मेरा मेन वर्ब होगा। नंबर 2 देखिए, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा या अधिक वर्ब एक साथ आता है, तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा। तरीका पहचानने का, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आता है,
तो जो लास्ट में जो वर्ब होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ये तरीका समझ जाओ। अब जैसे आई हैव बीन रीडिंग, तो देखो बाबू यहाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। लास्ट में कौन वाला वर्ब आया, रीडिंग आया, तो ये सर जी मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब यहाँ पर ये बीन मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैव मेरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव बीन अ टीचर, अब यहाँ पर देखो हैव और बीन, हैव मेरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और बाद में आया बीन, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मेन वर्ब हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, जब एक सेंटेंस में दो या दो अधिक वर्ब आते हैं, डूइंग वर्ड क्रिया आता है जिससे काम करने का पता चलता है, उस कंडीशन में लास्ट वाला जो वर्ब होता है उसी को ग्रामेटिशियन बोला है आपको मेन वर्ब समझना है। वो फंक्शन मेन वर्ब की तरह होगा, बाकी जो होगा वो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर देखो 1 2 3 था वर्ब, 2 से ज्यादा वर्ब था, तो लास्ट वाला मेन वर्ब और बाकी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब। इसमें 2 है, एक हैव है, बीन है, तो बीन वाला तुम्हारा मेन वर्ब हो जाएगा, सेकंड वाला लास्ट वाला वर्ब है ये मेन वर्ब हो जाएगा, और हैव जो है वो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। चलिए ये तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कहानी था। अब मेरे शेर बच्चे जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसमें उसके बाद एक्सरसाइज होता है। क्यों एक्सरसाइज होता है, कि आप समझो और तुरंत एक्सरसाइज बनाइए। अब यहां पर आपको क्या बताना है, ये सेंटेंस में आपको मेन वर्ब बताना और हेल्पिंग वर्ब बताना। तो अब यहाँ पे अभी जस्ट सीखें कि 2 या 2 से ज्यादा अगर रहेगा तो उस कंडीशन में लास्ट वाला जो वर्ब होता है वही मेन वर्ब होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखें सर एक ही वर्ब है, तो जो जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा वही मेन वर्ब हो जाएगा, तो ये मेरा क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पर सर रीडिंग जो है ये मेरा क्या होगा, रीडिंग मेरा मेन वर्ब होगा क्योंकि लास्ट में, और एम जो है सर ये मेरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे विल मेरा सर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और गो जो है ये मेरा क्या होगा सर, मेन वर्ब होगा। डिड मेरा सर एक ही वर्ब है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 days, इसको बेटा तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन है। इसमें 2 से भी ज्यादा वर्ब दिया हुआ है, अब ये डिसाइड आपको करना है। जैसे कि रूल हम बता दिए, जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ब रहता है, जो लास्ट में जो वर्ब रहता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब। उसके पहले जो भी वर्ब रहेगा सब कंसीडर और फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब। चलिए लास्ट वाले आप कमेंट करके बताइएगा। चलो अब आते हैं मेरे शेर बच्चे, अगला स्लाइड आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसमें भी बहुत सारे बच्चे को ध्यान देना है, तो ध्यान से इस चीज को समझना है। सर क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है तो कैसे हमको पता चलेगा, हाउ डू आई गेट टू नो whether that is object or something else। तो ये पूछने का तरीका हम अभी बता रहे हैं, और समझने का तरीका, कभी भी तुमको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता क्या बेटा, जैसे हम यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक सेंटेंस, राम ईट्स राइस, राम क्या खाता है, चावल खाता है। अब राम तो मेरा सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, डूअर है मेरा, डूअर को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या हो रहा है जी, खाने का जो भी काम होता। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ब है, जब एक वर्ब होता वही तुम्हारा मेन वर्ब हो जाता। अब ये राम खाने का काम कर रहा, भैया जी खा रहा है तो क्या खा रहा है, खाने का असर किस पे हो रहा है, चावल पर, तो ये राइस मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका बता रहे, क्वेश्चन करोगे किससे, व्हाट और हुम से, और क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैसे राम ईट्स राइस, ईट व्हाट, अगर बोलेंगे व्हाट डज राम ईट, तो आंसर आएगा आर फॉर राइस, तो राइस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। राइस तुम्हारा मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो यहां पर आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं पता चला। अब जैसे आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, राइट, तो दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा
ऑब्जेक्ट हो गया। अगर क्वेश्चन करोगे व्हाट डू आई लाइक, तो ये आंसर में जो आएगा व्हाट और हुम लगाने के बाद, व्हाट और हुम लगाओगे तो जो क्वेश्चन करने पर, व्हाट और हुम क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखो, माई फादर लव मी वेरी मच, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और आप लोग बोलोगे नहीं सर मेरे पिताजी, काश मेरे पिताजी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बेटा करेंगे, लेकिन उसके लिए आप वैसा काम करोगे तब ना, जिसके पिताजी जिसको प्यार करते हैं तो वो वैसा प्यार करने वाला काम करता है, चमत्कार करता है। और तुम लोग चमत्कार के साथ साथ नया नया चीज आविष्कार कर देते हो। और क्या चीज का आविष्कार, इन्वेंशन करते हो, तो वो तो आपको भी पता है। तो वो चीज करना कम करोगे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारे डैड, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारे नीबर सब तुमको प्यार करने लगेंगे। चलिए अब यहां पर माई फादर लव्ड मी वेरी मच, तो लव्ड मी किसको, हुम डज माई फादर लव, तो मी सर, तो हुम से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आया मी, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सर। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, अब सर इस वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग व्हाट सर, नो ऑब्जेक्ट, नो रिप्लाई। मतलब क्वेश्चन करने पर व्हाट इज ही प्लेइंग, अगर बोलते ही इज प्लेइंग, जैसे क्वेश्चन वहां पे था ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह खेल रहा है मैदान में, क्या खेल रहा है जी, ही इज प्लेइंग, पता चला नहीं। अब जैसे बोले ही इज प्लेइंग हॉकी, तब यहाँ पे ही इज प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, तब इस सेंटेंस में मेरे शेर बच्चे, इस सेंटेंस में मेरे शेर बच्चे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आया, क्या था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था वो हॉकी आ गया। व्हाट इज ही प्लेइंग इन द फील्ड, तो आंसर आएगा एच फॉर हॉकी, तो हॉकी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हॉकी तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम का असर पड़े। जैसे अभी बोलेंगे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो क्या पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, पता चला नहीं। आई टीच माई स्टूडेंट, तो माई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। व्हाट डू आई टीच इंग्लिश, हुम डू आई टीच माई स्टूडेंट, तो हुम और व्हाट से क्वेश्चन करो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए ये तो समझ में आया, और ये भी फॉर्मूला दे दिए, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक और चीज देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर से मेरा ध्यान हट गया था। एक ही वर्ब में कभी कभी क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट। अब बेटा जो स्टार्टिंग में बताए थे ना कि सब बताएंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हेल्पिंग, मेन वर्ब, सब वन बाय वन तुम्हारे लैंग्वेज में तुमको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, ही गेव मी मनी, अब ये सेंटेंस में देखो, ही गेव मी एक ऑब्जेक्ट है और मनी एक और ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस एक ही है सर, लेकिन ऑब्जेक्ट दो है। अब जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में एक हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अब एक हो जाएगा डायरेक्ट, दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट, तो हमें कैसे पता चलेगा सर, उसका भी मंत्र बता दीजिए कि कौन डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट होगा। तो जिसको अगर व्हाट से क्वेश्चन, अब यहां पे देख बेटा, व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा, कहीं नहीं ये लॉजिक, ये सेंस मिलेगा। तो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर में रिप्लाई आएगा वो डायरेक्ट, और हुम से क्वेश्चन करने पर जो रिप्लाई आएगा मेरे शेर बच्चे, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहीं भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट करो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो क्वेश्चन करोगे, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा डायरेक्ट, हुम लगाकर क्वेश्चन करना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट होगा। जैसे ही गेव मी मनी, गेव व्हाट, क्या दिया गया, व्हाट से क्वेश्चन किए तो मनी, तो मनी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर। गेव हुम, किसको दिया गया, विटामिन एम, किसको दिया गया, मुझे दिया गया, तो मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि हुम से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है तो सर चिल्ला के बता रहे हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट से जो क्वेश्चन करने पे आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं,
व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है डायरेक्ट, और हुम से जो लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो वो जो आंसर रिप्लाई आता है मेरे शेर बच्चे वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। चलिए इसको और डिटेल में बताते हैं। अरे कुछ तो मेरे बच्चे होंगे जो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ और भी महान बच्चे होंगे जिनको अभी भी नहीं समझ में आता होगा। तो घबराना नहीं है बेटा, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब तोड़ेंगे नहीं मतलब पिट के तोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक समझाएंगे नहीं, दैट आई मीन टू से, जब तक तुमको समझाएंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ओ फॉर ऑब्जेक्ट, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। एक सर जी बता दिए मुझे क्या कि सर एक होता है मेरा डी फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इतना मोटा मोटा लिख दिए कि तुम विजुअलाइज करो कि जहां भी जो वर्ड से क्वेश्चन करने पर जो आता है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और होम से क्वेश्चन करने पर जो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये स्कूल वाले बच्चे, कंपटीशन वाले बच्चे, और जो अभी बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड का एग्जाम, यूपी झारखंड बोर्ड के बच्चे लोग का अभी एग्जाम होने वाला 4-5 महीने में, 4-5 महीने के बाद, तो आप लोग ये सारा टॉपिक सिलेबस में सभी को रहता है। इंट्रेंस एग्जाम वाले के बच्चे के भी टॉपिक ये सब रहता है। तो इस सब टॉपिक को देखोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर जगह काम आएगा, हर जगह तुमको ये तुमको सपोर्ट करेगा, ये इस तरीके का कंटेंट। अब देखो व्हाट क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट, और हुम क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर एक ही वर्ब में जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो कैसे पता चलेगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डिटेल में आ जाइए। जैसे ये तो अभी हम बता दिए थे गेव व्हाट, ये वाला थे, ये वाला अभी जस्ट हम बताए थे। आओ आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, दे गेव हिम अ बुक। हम बताए थे व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट डिड दे गिव, तो व्हाट से आंसर, व्हाट गेव व्हाट, क्या दिया, तो किताब दिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, उसे दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट से क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट और हुम से क्वेश्चन करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ पे ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरी, दादी जी ने हम लोग को कहानी सुनाई। अब देखिए टोल्ड बात, दादी जी ने क्या कहा, स्टोरी कहा। व्हाट का आंसर क्या है, स्टोरी। तो आई स्टोरी जो है वो तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुनाया जी, किसको सुनाया गया, हम लोगों को सुनाया गया, तो अस तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया, हुम से अगर क्वेश्चन करोगे उसका आंसर आएगा तो वो तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट से तुम्हारा क्वेश्चन करने पे जो रिप्लाई आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे शेर बच्चे, वो तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का झंझट खत्म सर, चलो एक्सप्लेन कर दिया गया। अब आते हैं मेरे शेर बच्चे, अब इस सेंटेंस में आपको ओ फॉर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना। अभी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का कहानी सुनाए, एक्सरसाइज बनवाए। अब आते हैं ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस में ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट, ये जो 5 सेंटेंस है कहां पर ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो ढूंढ के निकालना है। ही इज रीडिंग अ बुक, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है जी, बुक, तो सर ऑब्जेक्ट। द टीचर टॉट, पढ़ाया, क्या पढ़ाया गया था जी, अंग्रेजी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। आई लव माई पेरेंट्स, तो ये पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है सर। काम हो रहा है, जिस पर काम का असर हो रहा है वही तुम्हारा मेरे शेर बच्चे ऑब्जेक्ट। आई शैल सॉल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट। डू यू नो इंग्लिश, इंग्लिश क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। कितने अच्छे से सारा चीज तुम समझे बाबू, ऑब्जेक्ट। अब इसी में तुमको क्वेश्चन कर देगा, यू गेव मी अ प्राइज, यू गेव मी अ प्राइज। अब पूछेगा ऑब्जेक्ट तो बेटा बताओ, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये भी बताओ कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। तो हम बोलेंगे सर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, प्राइज, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया गया सर, मी, तो ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेम ओवर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब बढ़ते हैं बाबू आगे, क्या है इस स्लाइड में। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का सर टेंशन, दुख, पीड़ा खत्म कर दीजिए। ऑब्वियसली बाबू खत्म करने आ रहे हैं।
ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ध्यान से समझिएगा, अभी पूरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, पूरा देख के जाना है और समझ के जाना है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, नेक काम करने में के लिए आपके पास तो टाइम नहीं रहता है, और फालतू टाइम के लिए तो आपके पास पूरा डेटा रहता है, बर्बाद करते हो इधर उधर। तो सही काम के लिए सही चीज इस्तेमाल करो बाबू, जो टाइम है उसका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कीजिए। इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे तो फिर ये टाइम फिर वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। कुछ बनने या कुछ करने का टाइम जो है यही 5-6 साल है जो आपके पास है, और इसको खो दिए तो फिर कभी ये टाइम वापस आ नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है कि मेरे पास काफी टाइम है, तो सोचो कि कल का टाइम हम फिर दोबारा ला सकते हैं। अगर हो जाता है तो जितना मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, तो हमको बोलो, हम पैसा देंगे बाबू नेटफ्लिक्स वगैरह जिसका सब्सक्रिप्शन लेना। लेकिन अगर टाइम जो आज का टाइम तुम खो दोगे, दोबारा आ जाएगा तुम्हारे पास, कोई मंत्र है या टाइम मशीन है तो हमको दे देना बाबू। चलिए यहां पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब अब समझते हैं। वर्ब को, मेन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक का नाम ट्रांजिटिव और एक का नाम इंट्रांजिटिव। इतना डिटेल में नहीं सर, सिंपल वे में बताइए। लो बाबू सिंपल वे में, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब डिफिनेशन अगर एग्जाम में आया स्कूल वाले बच्चे को, हम डिफिनेशन लिखाने का मेरा मोटिव है कि हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे 4, 5, 6 क्लास के बच्चे हों या 9, 10, 11, 12 इवन कंपटीशन के बच्चे हों, सबको समझ में आए। कंटेंट ऐसा तैयार किया गया है, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि 6 क्लास से 12 प्लस कंपटीशन के बच्चे भी लेक्चर को देखे ना तो सबको फायदा पहुंचेगा, सबको फायदा पहुंचेगा। इवन प्लस की जो बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इवन दे विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस लेक्चर। वन इन ऑल बाबू, कहने का मतलब हर तरीके के बच्चे, हर तरह के बच्चे को ये लेक्चर फायदा पहुंचाएगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट द वर्ब बाबू। जितना भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं ना, है तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि जो क्लास 6 के 12 के बच्चे हो सबको हेल्प पहुंचे, स्पोकन वाले बच्चों को भी हेल्प हो जाए, प्लस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बच्चे होते हैं इंग्लिश में परेशान, मैथ रीजनिंग उनका बल्ले बल्ले बहुत अच्छा रहता है, दे आर हैविंग गुड कमांड इन मैथ रीजनिंग एंड ऑल, जीके जनरल साइंस सब अच्छा होता है। बट व्हेन टाइम कम्स टू स्पीक इंग्लिश, व्हेन द टाइम कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश ग्रामर, वहां पे वो फंस जाते हैं। तो अब फंसोगे नहीं बाबू, अगर पूरे लेक्चर को मेरा देख लोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब डिफिनेशन, द वर्ब यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोई भी वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है उसको ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम एट्स, ऑब्जेक्ट आया सर, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई लव, मैं प्यार करता हूं, किसको, तुमको, लव के बाद ऑब्जेक्ट आया ट्रांजिटिव वर्ब। लव जो हो गया, इट्स हो गया। हेल्प, ही हैज हेल्प माय ब्रदर ऑब्जेक्ट। आई नो दिस ऑब्जेक्ट। माय ब्रदर हैज रीड द बुक, रीड के बाद ऑब्जेक्ट आया द बुक। तो इट्स, लव, हेल्प, नो, रीड, ये जितना भी वर्ब देखे ये सब कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है मेरे शेर बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, सारे वर्ब के बाद देखोगे क्या आ रहा है, सारे वर्ब के बाद मेरे शेर बच्चे देखोगे कि आपके सामने ऑब्जेक्ट आया। क्या आया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, ट्रांजिटिव वर्ब बनाता है। क्या बनाता है मेरे शेर बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब बनाता है। गॉट इट। अब आते हैं मेरे शेर बच्चे इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वर्ब को, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज किया जाता है बिना ऑब्जेक्ट के
इसको ऑब्जेक्ट से, ये ऐसा वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट से प्यार नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये सेंस पूरा कर लेता। जैसे आई ईट ऑब्जेक्ट है, गो टू स्कूल, तो टू स्कूल थोड़ी ऑब्जेक्ट है बाबू। बहुत सारे बच्चों को लगता है टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं, इसका असर थोड़ी, मैं जा रहा हूं तो जाने पर थोड़ी स्कूल का असर पड़ रहा है। राम वॉक्स इन द फील्ड, वॉक्स, तो यहाँ पे ये भी क्या है बाबू, और इसके बाद ये अदर वर्ड है ना कि ऑब्जेक्ट है। आई स्लीप, ही गेट्स अप एट 5 o'clock, तो गेट्स अप, ये जितना भी देखे इसमें, ये सब जितना भी देखे ये सब क्या है, अदर वर्ड है। ये सब जितना, इन द फील्ड, टू स्कूल, ये सब क्या है, अदर वर्ड। अब यहां पर एक चीज माइंड में रखोगे, कुछ ऐसा वर्ब होता है, कुछ ऐसा वर्ब, जैसे आई ईट, ध्यान दीजिएगा यहां पर इस चीज को समझिएगा। कुछ ऐसा वर्ब है ना जिसको तुम ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हो। जैसे आई ईट, यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, सर जब ऑब्जेक्ट नहीं तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसी हम लिखे क्या सर, आई ईट एन एप्पल, अब यहां पर हम क्या हुआ मेरे शेर बच्चे, ईट लिखे तो ईट में, ईट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद क्या आया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट आया, तो ये जो ईट है ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो कुछ ऐसा वर्ब होता है जो फंक्शन इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों की तरह करता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ऑन द सेंटेंस। कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है, जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, आई ईट एन एप्पल, मैं खाता हूं तो क्या खाता हूं, एन एप्पल, सेब खाता हूं। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था, इंट्रांजिटिव वर्ब, यहां पे ऑब्जेक्ट आया तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ऐसा वर्ब होता है जैसे गो, वॉक, स्लीप, गेट अप, इसके साथ कभी भी तुम देख लोगे, कभी भी डिक्शनरी खोल के देख लो, कभी भी इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे आई कट एन एप्पल, कट का मतलब काटता है, आई कट, कट का मतलब काटना, मैं काट रहा हूं किसको, एप्पल को। ये भी लिख देते हैं, किससे काट रहे हैं बाबू, नाइफ से। आई कट एन एप्पल, तो यहां पर कट क्या हो गया तुम्हारा, मेन वर्ब है, काटा जा रहा है तो खुद को काटा जा रहा है नहीं, एप्पल को काटा जा रहा है, तो काटने का काम किस पे हो रहा है, एप्पल पे हो रहा है सर, तो एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये जो मेन वर्ब है, अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सर मेन वर्ब के बाद, अगर मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब कह रहे हैं। अगर हम जैसे हम बोलेंगे बाय, बाय का मतलब खरीदना होता है, तो जाहिर सा बात खरीदेंगे तो कुछ चीज तो खरीदेंगे ना मेरे शेर बच्चे, तो जो खरीदा जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बेचेंगे तो कुछ बेचा जाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। साफ करना, क्लीन मतलब साफ करना, तो जिस चीज की सफाई होगी वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे आई स्लीप, हम, अच्छा जब हम सोने का काम करेंगे तो सोने का काम हम करेंगे तो इसका असर तो हम ही पे ना होगा बाबू, हम सोएंगे तो हम ही उठेंगे, किसी दूसरे पे थोड़ी हुआ। जाने का काम तो हम ही जाएंगे तो इसका असर तो खुद पे पड़ेगा। जब किसी दूसरे पे पड़ रहा है किसी वर्ब का इफेक्ट, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट, जब खुद पे पड़ेगा तो वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, खुद सेंस दे रहा। जैसे हम लिखे आई वॉक, वॉक के साथ ऐसा वर्ब है जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, आई वॉक रेगुलरली, या आई गेट अप, जैसे यहाँ पे ही गेट्स अप एट 5 o'clock, वह उठता है कितने बजे, 5 बजे। तो कुछ ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और कुछ ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट बिना भी, कभी कभी ऑब्जेक्ट रहेगा भी तो वो सेंस देगा, नहीं भी रहेगा तो नहीं, वो उसका सेंस निकलेगा। जब ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे ईट था, ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट नहीं था तो इनट्रांजिटिव वर्ब। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे गेट, स्लीप और गो, वॉक, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब के तरह यूज होंगे। अब इसको और घबराना नहीं मेरे शेर बच्चे, इसको और फिर समझाएंगे, जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा जब तक हम छोड़ेंगे नहीं।
अब उसी चीज को थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया। हमको लगता है जहां पर बच्चे को क्या प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को कैसे बताना है, उसके लिए यहाँ पर फिर हम क्या किए बाबू, यहाँ पे इन्वेंशन हुआ है। अब इन्वेंशन हम इस चीज का कर दिए कि जिससे अब आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में प्रॉब्लम नहीं होगा। और कौन ऐसा वर्ब है सर जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब में रहता है? सारा चीज का यहाँ पे ऑपरेशन है बाबू, ध्यान से देखोगे। कुछ स्पेशल वर्ब, वर्ब ही का ना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो सम वर्ब विल बी ऑलवेज इन इंट्रांजिटिव वर्ब, कुछ वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा वर्ब है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे गो, कम, सीट, स्लीप, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमेशा कैसा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कैसा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे हम बहुत सारे बच्चे को हम बोले, जैसे आई गो टू पटना, आई गो टू पटना या आई गो टू पटना डेली। अब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो बच्चे को लगता है कि सर टू पटना डेली ये मेरा ऑब्जेक्ट है। नहीं बेटा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम वाटर हुम लगा के क्वेश्चन करो ना, बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे डेली क्या होगा? ये डेली मेरा क्या है? अदर वर्ड है, और लेकिन इसको कहा गया है क्या? एडवर्ब ऑफ ये डेली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है ये। डेली क्या है तुम्हारा? एडवर्ब ऑफ डेली, रेगुलरली, एडवर्ब, सॉरी, एडवर्ब ऑफ क्या है? टाइम है। अगर बोलेंगे आई गो टू पटना टुमारो, ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ना कि यहां पर मेरे शेर बच्चे ऑब्जेक्ट है। तो आई गो टू पटना, उसी तरह आई स्लीप, आई स्लीप, तो यहां पर इसके साथ अब यहाँ पे आई स्लीप एट नाइट, तो ये एट नाइट मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। एट नाइट क्या है? मेरा अदर वर्ड है। एट नाइट अदर वर्ड है। तो इस वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं मेरे शेर बच्चे, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जहां पर हम क्या देखेंगे? जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह यूज होता है। जैसे यहाँ पे ईट ऑब्जेक्ट नहीं था तो इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे ईट ऑब्जेक्ट आ गया तो ये कैसे यूज होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। राइट ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब के तरह। लेटर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये कैसे यूज होगा? ट्रांजिटिव वर्ब के तरह। स्पीक टू लॉर्डली, तो यहाँ पे स्पीक टू लॉर्डली, टू लॉर्डली वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। स्पीक क्या हो जाएगा यहाँ पर? तुम्हारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे आई स्पीक हिंदी, हिंदी ऑब्जेक्ट है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में आई गेस कि तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसमें ऑब्जेक्ट तो वो ट्रांजिटिव, विदाउट ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। एवरीबॉडी क्लियर? चलिए अब यहां पर आते हैं मेरे शेर बच्चे कुछ अब यहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं क्या है कहानी इसमें। अब इसमें आपको क्या बताना है? कौन ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, ध्यान से देखिए। सर ईट्स, देख के समझ में आ रहा ऑब्जेक्ट नहीं है सर, तो इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे ईट्स, इट्स स्लोली, ये भी तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्लोली एडवर्ब है मेरे शेर बच्चे। तो एडवर्ब है तो ये भी क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ही ईट्स बिरयानी, यहां पर ऑब्जेक्ट है। व्हाट डज ही ईट? व्हाट हुम करने पर हम बताए थे ना, व्हाट और हुम करने पर जो रिप्लाई मतलब आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? ओ फॉर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे व्हाट हुम करके क्वेश्चन करो। अब आई गो टू स्कूल एवरीडे, तो स्कूल एवरीडे ये थोड़ी क्वेश्चन करने पर व्हाट हुम कर क्वेश्चन करने पर आंसर आएगा, नहीं। तो ये गो क्या हो जाएगा? तुम्हारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे जो ईट था ये तुम्हारा क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब। माय फादर टीचर्स मी इंग्लिश, अब यहाँ पे मी इंग्लिश यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट है, अच्छा ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे एक नहीं सर, दो ऑब्जेक्ट है, मी भी और इंग्लिश भी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टीचर्स
तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब मी और इंग्लिश में बोला जाएगा तो किसको पढ़ाया जाता है, हुम का आंसर आ रहा है सर मी, तो मी तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश क्या पढ़ाया जा रहा है, व्हाट का आंसर आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारा कहानी धीरे धीरे सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बाबू अगले स्लाइड में, क्या है अगला स्लाइड देखते हैं। नोट में क्या है, कुछ केसेस में बी डू हैव को किस तरह यूज किया जाता है, मेन वर्ब। अभी स्टार्टिंग में बताए थे मोडास था ना, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या होता है मोडास। इसको मेन वर्ब और हेल्पिंग था किसके किसके टेबल में था, किसके साथ था, हेल्पिंग वर्ब के साथ था। लेकिन इसको कभी कभी कैसे यूज किया जाता है, मेन वर्ब। जैसे हम लिखे बोलते ना कैन यू डू दिस वर्क, तो बोलते आई कैन डू दिस वर्क की जगह बोलते यस आई कैन, नो ही कांट। तो उस कंडीशन में आई कैन तो सिर्फ एक ही वर्ब है। हम बताए थे जब कभी एक ही वर्ब होगा और जो वर्ब होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोडाल्स है लेकिन मोडाल्स वर्ब है, लेकिन यहाँ पे यूज कैसे हो रहा है, फंक्शन कैसे हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। अगर यही सेंटेंस रहता आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, तो यहाँ पर कैन तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ और ये जो टीच है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। जब एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब होता है तो जो लास्ट में वर्ब होता है उसको मेन वर्ब, उससे पहले जो होता है वो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। और जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो जो भी वर्ब हो वही तुम्हारा मेन वर्ब हो जाता है, वो तो बहुत पहले अभी बताएं। तो यहां पर कैन और मस्ट क्या कैसे यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तरह। अब सेमी मोडाल्स कहने का मतलब वही मेरे शेर बच्चे कि वो पार्शियली मेन वर्ब और पार्शियली हेल्पिंग वर्ब, जो कभी कभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। अब यहां पर एक चीज और देखिए, हेल्पिंग वर्ब टेल अस, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या काम करता है, टेंस ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का टेंस बताता है कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करता है। ये हेल्पिंग वर्ब का क्या है, काम है सर, ड्यूटी है, जॉब है। अब ये तो बेटा तुमको समझ में आया, जो हम ऑलरेडी बता दिए थे, इसीलिए हम इसको डिटेल में नहीं समझा रहे। चलिए अब आते हैं मोडाल्स। मोडाल्स एक टॉपिक हम बताएं बाबू, ये भी एक लेक्चर है, मोडाल्स का लेक्चर पूरा देख लोगे तो उसमें ये जो कैन है, मे, विल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज, ये सारा डिटेल में बताया गया कब कैसे कहाँ यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आया तो हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं तो समझना। कैन सकना के लिए होता है, एबिलिटी की बात होती है, किसकी, एबिलिटी की। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मे कब यूज होता है, जब ये भी सकना होता है लेकिन पॉसिबिलिटी, जैसे राम में अराइव लेट, राम हो सकता है आज लेट आ सकता है, पॉसिबिलिटी की बात होगी तो यहाँ पे मे यूज करते हैं। अब जैसे इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता था, तो कुड कैन का पास्ट, कैन का पास्ट क्या होता है मेरे शेर बच्चे, कुड होता है। अब मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। मोडाल्स का तुम लेक्चर देखोगे तुम्हारा सारा चीज दुख दर्द पीड़ा खत्म। चलिए राम विल डू दैट, वुड यू लाइक सम टी, बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, या वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद, कुछ चाय लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक सम टी के जगह पर सेंस नहीं दे रहा, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना चाहोगे। तो यहां पर देखिए, यहां पे विल क्या बताया मेरे शेर बच्चे, भविष्य के बारे में, राम विल डू दैट, जब फ्यूचर में जो काम होता है विल शैल बताता है, राम उस काम को वह करेगा। शुड चाहिए के लिए, एडवाइस सजेशन के लिए शुड यूज करते हैं। यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, करना ही चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एडवाइस सजेशन की बात होगी तो मस्ट, यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए, करना जरूरी है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें इस काम करने की जरूरत नहीं है। किसी को बोलते हैं यू नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत है, यू नीड माई हेल्प। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, बोलते हैं ना आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नीड कब यूज करते हैं, इन द सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, जब किसी को किसी चीज का आवश्यकता जरूरी होता है।
डेयर सेंस ऑफ करेज के लिए, साहस के लिए, हिम्मत के लिए हम डेयर का यूज करते हैं। डेयर एनीवन गो देयर, क्या किसी को साहस है वहां क्या कोई वहां जा सकता है, या क्या क्या कोई वहां जाने का साहस रखता है। क्या करती थी मतलब पास्ट हैबिट या पास्ट एक्शन बताने को हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू। जैसे बोलते इससे पहले मैं दिल्ली में रहता था, वहां पे पढ़ाया करता था बच्चे को, तो बोल सकते हैं आई यूज टू लिव इन दिल्ली, आई यूज टू टीच देयर इन दिल्ली। जैसे बोलेंगे तुम जैसे बोले तुम मंदिर जाया करते थे, यू यूज टू गो टू टेम्पल। तुम झूठ बोला करते थे, यू यूज टू टेल अ लाई। तो ये सारा हम जैसे कि बता रहे हैं मोडाल्स टॉपिक में हम क्लियर पूरा डिटेल में लेक्चर ही है बाबू, उसको देखोगे तो सारा कहानी तुमको समझ में आएगा। वर्ब में इसका था तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत बता दिए। तो यू ऑट टू गो होम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, डज एनीवन डेयर टू गो देयर, यही इंट्रोगेटिव। अब देखो डू डज का जो यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे डू डज का यूज क्यों किया जा रहा है, हम बताए थे हेल्पिंग वर्ब का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलिए, तो ये मोडास था, इसको मोडास वाले लेक्चर को देखोगे तो ये सारा चीज मेरे शेर बच्चे डिटेल्स में बताया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं वर्ब के बारे में। जो वर्ब का जो फॉर्म होता है, वर्ब्स में वर्ब का फॉर्म होता है, मतलब जो भी मेन वर्ब होता है V1 और V5, मतलब V1 V2 V3, जैसे गो वेंट गॉन, टीच टॉट टॉट, वर्क वर्कड वर्कड, प्ले प्लेड प्लेड। तो ये सर प्लेइंग प्लेज, गो वेंट गॉन गोइंग गोज। तो ये सर कैसे V1 V2 V3 V4 V5 बनता है, इसका बहुत ही यूज होता है, तो वो हम बताने जा रहे हैं। अब वर्ब को ग्रामेटिशियन दो पार्ट में मेरे शेर बच्चे डिवाइड किया है, ध्यान से समझोगे। एक हो गया रेगुलर और एक क्या हो गया, इरेगुलर। अब रेगुलर किसको कहते हैं मेरे शेर बच्चे, जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में, बस इतना देखो तुम्हारा टेंशन खत्म, जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी रहा वो क्या हो जाएगा, रेगुलर। और जिसमें ईडी नहीं रहा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इरेगुलर। बस इतना खत्म। पहाड़ था? नहीं सर, कुछ नहीं था। कौन कहता है इंग्लिश ग्रामर बहुत टफ है बाबू, कुछ नहीं है। जिसमें ईडी है V2 V3 में रेगुलर, जिसमें ईडी नहीं है वो क्या हो गया, इरेगुलर। इरेगुलर जैसे बॉट बाई बॉट बॉट, V2 और V3 में देखो ईडी है, ईडी है नहीं है सर, इसीलिए इरेगुलर है सर। इसमें देखो लुक लुक्ड लुक्ड, ईडी ईडी है सर, इसीलिए क्या है, रेगुलर। अब आते हैं बेटा, अब यहाँ पे टेबल देखिएगा। अब ये टॉपिक फिर बता रहे हैं, एक टेंस, टेबल टेंस एक लेक्चर होगा, टेबल टेंस। टेबल टेंस वाले टॉपिक में हम पूरा ये वर्ब का फॉर्म क्या होता है, कैसे V1 V2 V3 V4 बनाते, सारा चीज उस पर बताया गया। तो वो टेंस टेबल आप देखोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैनल के तो तुमको मिलेगा बाबू, प्लेलिस्ट में टेंस टेबल। तो सारा तुमको डिस्कस किया गया हुआ डिटेल वीडियो है वहां पे, डिटेल लेक्चर है वहां पे कि V1 से V2 V3 V4 V5 कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारा तरीका याद कुछ नहीं करना बाबू। जहां पे कोई रूल नहीं है, एक्सेप्शनल केस है, उसमें तुमको याद करना। बाकी मेरे चैनल पे बच्चे को याद नहीं, समझाया सिखाया जाता है। अब यहाँ पे देखो बेस फॉर्म, वर्ब का जो फॉर्म होता है V1 से स्टार्ट होता है और V5 पे खत्म होता है। बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म से मेरे शेर बच्चे क्या बनता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनता है, फोर्थ फॉर्म बनता है और फिफ्थ फॉर्म बनता है। अब जैसे पास्ट फॉर्म में क्या लगता है, ईडी, जैसे वर्क वर्कड वर्कड, एस और एस किस में लगता है, फिफ्थ फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो V4 जो होता है उसको ग्रामेटिशियन प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलता है, फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल, जैसे वर्क वर्कड वर्कड वर्क्स वर्किंग। अब यहाँ पे बात किसका हो रहा था, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। देखो इसमें ईडी लगा ईडी लगा ईडी लगा ईडी, तो ये जो है ये सब क्या है, रेगुलर वर्ब है, ये भी क्या है, रेगुलर वर्ब। अब यहाँ पे देखो ईडी डी लगा नहीं, तो ये क्या इरेगुलर वर्ब हो गया सर, ये भी रेगुलर वर्ब, ये भी क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब है, ये भी क्या है सर, इरेगुलर वर्ब। इस ईडी ईडी लगा है सर, तो ये क्या हो गया, रेगुलर वर्ब। वेंट गॉन सर, ईडी डी नहीं लगा, इरेगुलर वर्ब। या तो पूरा फॉर्म चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे कट कट कट, या तो सेम रहेगा फिर भी वो इरेगुलर वर्ब कहलाएगा,
या पूरा फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर्म चेंज कहने का मतलब है डू का V2 डिड हुआ, वर्ब थर्ड डन हुआ, पूरा फॉर्म ही V2 V3 चेंज हुआ। गो का वेंट गॉन, पूरा V2 V3 फॉर्म ही चेंज हो गया, तो वो तुम्हारा इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। और जिसमें ईडी रहता है, ईडी वाले को हम क्या कहते हैं, V2 V3 में ईडी रहेगा वो रेगुलर वर्ब होगा। अब बेटा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल तुमको समझ में आ गया। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये तुम्हारा थर्ड, ये फिफ्थ और ये फोर्थ। अब फोर्थ वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल और थर्ड वाले को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब बेटा तुमको बता रहे हैं इरेगुलर इरेगुलर तो सीख गए। अब बेटा तुमको बता रहे हैं कि V1 से V2 V3 V4 V5 कैसे बनेगा। सर इसका कोई जादुई तरीका बताइए। तो बेटा आ गया तुम्हारे सामने जादुई तरीका, क्या है, अगर किसी वर्ब में, अगर किसी वर्ब, ये तो V1 जो होता है मेरे शेर बच्चे, V1 जो होता है ये क्या होता है अभी बताएं, बेस फॉर्म होता है। अब किसी वर्ब V1 को क्या बनाना है, V4 बनाना है, V4 बनाना है या V5। V4 बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, ING। किसी भी वर्ब में ING ऐड कर दो, कोई भी वर्ब में ING, तो समझ जाना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया सर, और वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING लगा तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे प्ले का प्लेइंग, जंप का जंपिंग, वर्क का वर्किंग, गो का गोइंग, टीच का टीचिंग, कट का कटिंग, पुट का पुटिंग, सब में देखो ING 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 ING। तो ING जहां भी लगा वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। तो अब किसी भी वर्ब को बोलेंगे, वर्ब बेस फॉर्म को, कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बना दो। आई मीन टू से क्या बना देने के लिए कहना है आपको, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। आपको बोला जाएगा कि आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कीजिए, तो ING ऐड कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब V1 को क्या करना बेटा, V1 को V5 में चेंज करना, बेस फॉर्म को किस में चेंज करना है, V5 में चेंज करना है। तो V5 में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, एस और ES लगाना। अब यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन आता है क्या, कि सर ING था तो कोई टेंशन नहीं था, एस और ES में टेंशन है कि कहाँ पर एस और कहाँ पे ES लगेगा, वो भी टेंशन खत्म हो रहा है मेरे शेर बच्चे। किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर में OCH ये जहां भी रहेगा वहां पर आप क्या लगाओगे, ES लगाओगे, या Z रहा। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर में इफ यू फाइंड दिस लेटर एट द एंड ऑफ एनी वर्ब, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, एस यूज करना नहीं, वहां पे आपको ES यूज करना। अगर ये लेटर नहीं रहेगा किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर में, तो वहां पे एस यूज कीजिएगा, हो गया सर खत्म। जैसे वर्ब को हाय कहे, देखिए कि वाई कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम क्या लगाएंगे, एस। जंप में P क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर, एस। वर्क में के ये जो था ये नहीं है सर, एस लगाए। सर यहाँ पे O आया, तो जब O आता है, CH आता है, X आता है, SS या Z आता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, तो गोज हो गया सर। CH आया सर तो यहाँ पे टीचेस हुआ, T आया सर तो यहाँ पे कट्स, उसी तरह T आया यहाँ पे क्या हो गया, पुट्स हुआ। तो ये जो भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है मेरे शेर बच्चे, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, एस और ES। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, मतलब बेस फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए ग्रामेटिशियन एस और ES ऐड करने के लिए बोला। अब कहां पर एस होगा, कहां पर ES होगा, ये भी हम तुमको बता दी। बच्चे को प्रॉब्लम V4 V5 में अब नहीं होगा। अब बेटा थोड़ा V2 V3 को समझ लो। ज्यादातर बच्चे फंसते और स्टक कहां कर जाते, V2 और V3 में। तो V2 V3 को देखिए, V2 में हम ED लगाते हैं, 90% में हम ED लगाते हैं। और एक चीज इससे पहले बताया गया, जहां भी ED लगता है V2 V3 में उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो देखिए ये प्ले, तो इसमें ED, और ये जितना भी ये तीनों है ये सब क्या है, रेगुलर वर्ब है। अब गो वेंट गॉन, ये गो का वर्ब का फॉर्म पूरा चेंज हुआ। टीच का टॉट, कट का कट, कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसका V2 V3 क्या होता है, पूरा चेंज हो जाता। कुछ ऐसा वर्ब होता है जैसे कट पुट, जिसका V2 V3 सेम एज इट इज होता है, चेंज नहीं होता। तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो अब यहां पर आपको याद देखो, जिसमें ED लगता है तो उसको तो याद ही नहीं करना। V4 में तो टेंशन ही नहीं है, ING। V5 में S और ES क्यों, इसको देख लेना है। लास्ट लेटर क्या है, पहले एक बार वर्ब को हाय हेलो कहना है, उसके लास्ट लेटर को देखना है। अगर ये लेटर आया तो ES, अगर
ये लेटर नहीं आएगा तो एस लगा दोगे। आपको याद क्या करना है, वैसा वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जिसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है, और वैसा जिसका वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम एज इट इज वर्ब के बेस फॉर्म की तरह होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। जो ये जितना भी था ये सारा वर्ब का कहानी था बाबू, जो आपको सुनाया गया, बताया गया, क्या क्या चीज डिस्कस किया गया। एक चीज एक बार आप अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या चीज बताया गया, और आपके लैंग्वेज में जो हम बोले थे आज खत्म कर दिए बाबू। वर्ब का टेंशन था, सर वर्ब कब होगा, हो गया बाबू। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए और हर बच्चे तक शेयर करो जिसको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होता है। और जो एप्लीकेशन जो बताए हैं बाबू उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा, तो उसमें सारा कंटेंट स्पोकन, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, झारखंड यूपी के जो भी बोर्ड के स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, सबको हेल्प होगा। तो अभी हम डिस्कस क्या किए, वर्ब का क्या कहानी, कितने तरह का वर्ब होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब का फॉर्म। अब मेरे शेर बच्चे, अब हम आ जाते हैं लास्ट लेक्चर खत्म। अब जाने से पहले मेरे शेर बच्चे जो न्यू भी हो और न्यू हो इस चैनल से जुड़े हुए, तो जो भी हम ग्रामर का जो कंटेंट बता रहे हैं बाबू, ग्रामर का कंटेंट स्कूल वाले बच्चे प्लस स्कूल के साथ साथ कंपटीशन वाले सारे बच्चों के लिए ये कंटेंट सिर्फ 8 9 10 नहीं, ये कंटेंट सारे बच्चे के लिए, स्कूल प्लस कंपटीशन 6 to 12। जैसे वर्ब, इससे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उस लेक्चर को देखिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्कूल प्लस कंपटीशन के साथ मेरे शेर बच्चे, स्पोकन वाले बच्चे जो अंग्रेजी बोलना चाहते हो, स्टूडेंट हु रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर, they want to gain fluency, they want to gain confidence। how come it possible बाबू, जब आपको चीजें बहुत बेसिक से समझ आने लगेगी। तो समझोगे कैसे, जब अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो यहां पर पढ़ाया समझाया प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। और जो बच्चे को जरूरत है बाबू, जिसको जरूरत है, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में काफी वीक है, तो ये आपका ड्यूटी है उन तक इस चैनल को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए। उसके साथ साथ बाबू एप्लीकेशन इंस्टॉल, अगर जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए, बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, PYQ है, डेली प्रैक्टिस सेट है सर, उसको हम कैसे करें सर, जो आप कंटेंट पढ़ाएं इसको हम जो भी कंटेंट अभी बताएं वो पीडीएफ के फॉर्म में हमको कैसे मिलेगा सर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए बाबू, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, सारा नोटिफिकेशन, सारा डिटेल आपको मिलेगा। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, कैच यू इन नेक्स्ट लेक्चर।